आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का कर रहे थे। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है जी। और रिएक्शन विद वाटर भी हो गई थी ना? ठीक है, रिएक्शन विद वाटर कर लिया था। जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोक्साइड भी कर ली थी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं वो है कार्बोनेट्स। 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 देखो, इन ये जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है MCO3। आपने नाइन्थ क्लास में सीखा है। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है अगर +2, और कार्बोनेट की वैलेंसी है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बन जाएगा MCO3। देखिएगा, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स are insoluble in water, are insoluble in water, full stop. These can be precipitated, these can be precipitated by addition of, precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution, sodium or ammonium carbonate solution to the solution of, to the solution of salts of these metals, solutions of salts of these metals। तो ये इनके कार्बोनेट पानी में इंसॉल्युबल हैं, तो इन्हें हम लोग बना सकते हैं अगर सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया जाए। तो जैसे कि मान लो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और सॉल्ट ले लिया हमने कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें आप जैसे ही डालोगे आपको PPT मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में आपको NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो गई है। रिएक्शन लिख लो। आपको सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट लेना है और उसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल के किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन आपको डाल देना है। इससे आपको कार्बोनेट जो है वो मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी कुछ इनके कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज।
हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, टूटना। तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, इन्हें अगर हीट दी जाए, टेम्परेचर दिया जाए, तो ये टूट जाते हैं। किसमें? एक तो आपको देते हैं ये मेटल ऑक्साइड, और साथ में जो गैस रिलीज होती है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ऑल द कार्बोनेट्स decompose on heating. Decompose on heating to give carbon dioxide, to give carbon dioxide and metal oxide. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन लिख दो। MCO3 gives, एरो के ऊपर हीट, ये देगा आपको MO प्लस CO2। MO प्लस CO2। ध्यान से समझिएगा, मैं क्या टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। इन कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, आप कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो, गर्म करने की वजह से ये टूट करके आपको मेटल ऑक्साइड दे रहा है। अगर मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट कम स्टेबल होगा। भाई मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तभी तो अपन कह सकते हैं कि सर क्योंकि मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बोनेट जो है वो जल्दी से जल्दी या तुरंत मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये कार्बोनेट अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो मतलब खुद कार्बोनेट तो अनस्टेबल हुआ, तभी तो स्टेबल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाह रहा है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड जो होगी वो बेरिलियम की होगी, BeO। बेरिलियम की ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर बेरिलियम की ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो इसका मतलब ये है कि बेरिलियम का कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा। अगर कार्बोनेट स्टेबल है, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, और अगर मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, तो इसका मतलब कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहता है, तो मतलब कार्बोनेट खुद अनस्टेबल है। और मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? अगर इनकी मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो इनकी कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हाँ जी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अ, हाँ, अगर ऐसा होगा तो, और अगर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बोनेट अनस्टेबल है, और अगर ऑक्साइड अनस्टेबल है, तो कार्बोनेट जो है वो स्टेबल है। और देखा ही जाता है कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड की स्टेबिलिटी घटती है। डाउन द ग्रुप ऑक्साइड की स्टेबिलिटी घटती है, मतलब कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स टुवर्ड्स हीट।
The stability of carbonates towards heat depends upon the depends upon the relative stability depends upon the relative stability relative stability of the resulting metal oxide of the resulting metal oxide metal oxide full stop. More is the more is the stability of the resulting metal oxide more is the stability of the resulting metal oxide, lesser is the lesser is the stability of the carbonates, lesser is the stability of the carbonates of the carbonates towards heat towards heat एंड वाइस वर्सा, मतलब जस्ट इसका उल्टा, एंड वाइस VICE वाइस वर्सा VER ऐसे वर्सा फुल स्टॉप. नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मेटल ऑक्साइड. Now the stability of resulting metal oxide resulting metal oxide decreases down the group decreases down the group decreases down the group due to due to decrease in due to decrease in bond dissociation enthalpy decrease in bond dissociation enthalpy ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बिगर साइज बिकॉज ऑफ बिगर साइज बिगर साइज ब्रैकेट क्लोज. Therefore the stability of carbonates therefore the stability of carbonates towards heat increases towards heat increases. तो इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट क्यों रही है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बड़ा होता जा रहा है. साइज बड़े हो जाने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई, वो बढ़ रही है. तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जा रहा है. इस वजह से ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट रही है और अपन कह सकते हैं कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है. अगला पॉइंट लिखो. BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल. इस वजह से बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो एकदम अनस्टेबल होता है. बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन
and can be kept kept only in an atmosphere of CO2, an atmosphere of CO2। तो अनस्टेबल है, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है। इस वजह से CO2 के एटमॉस्फेयर में से रखा जाता है, क्योंकि CO2 जो है वो काफी कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव है गैस है CO2। तो इस वजह से बेरिलियम कार्बोनेट को हमेशा CO2 के एटमॉस्फेयर में ही स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हुए अपने कार्बोनेट्स। नेक्स्ट अगले जो हमें करने हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी, वो है सल्फेट्स। अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी सल्फेट्स। इनके सल्फेट्स का फॉर्मूला MsO4 होता है। भाई जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है। सल्फेट सल्फेट होता है SO4 जिसकी चार्ज है वैलेंसी -2। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला आपका CaSO4 आएगा। इनके सल्फेट्स को आप बना सकते हैं H2SO4 की रिएक्शन करा के। या तो इन मेटल्स के साथ करा दीजिए H2SO4 की, या इन मेटल्स की ऑक्साइड के साथ करवा दें, या इन मेटल्स की हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवा दें, या इन मेटल्स के कार्बोनेट के साथ में करवा दें। अगर आपने सिर्फ मेटल लिया तो सल्फेट्स के साथ हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, और आपने अगर कैल्शियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड लिया तो सल्फेट्स के साथ में वाटर बनेगा, और अगर आपने कार्बोनेट लिया तो सल्फेट के साथ वाटर और CO2 जो है वो रिलीज होंगे। लिखिएगा, सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals can be prepared can be prepared by reacting H2SO4, can be prepared by reacting H2SO4 with with metals, comma their oxides, comma hydroxides hydroxides और और कार्बोनेट्स। तो इन चारों के लिए रिएक्शंस मैंने बोर्ड पर लिखी है बच्चों। चारों रिएक्शन लिख लीजिए और लिखने के बाद कमेंट कर देना डन।
रिएक्शन जब हो जाए तो कमेंट कर देना डन। ठीक है, तो मेरे पास में बच्चों कमेंट्स आ गए हैं। मतलब आप लोगों ने रिएक्शन जो है वो लिख ली होंगी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को लिखनी है। इनके सल्फेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमें मेंशन करनी है। लिखिएगा। द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स are less soluble, are less soluble than the corresponding salts of than the corresponding salts of alkali metals, alkali metals। तो अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के सल्फेट्स को सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के सल्फेट्स के साथ कंपेयर किया जाए, तो सेकंड ग्रुप जो है इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा होती है। हाँ जी। अगला पॉइंट, द solubilities decreases on moving down the group, the solubilities decreases on moving down the group। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सिर्फ सल्फेट्स की बात हो रही है। सल्फेट्स की जो solubility है पानी के अंदर वो लगातार डिक्रीज हो रही है, वो लगातार कम हो रही है। तो ये हमने देखे बच्चों सल्फेट्स। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी हम लोग को करनी है वो है हलाइड्स। हेलाइड्स, हेलोजन्स या उनके आयंस, उनके डेरिवेटिव को हम लोग हलाइड नाम देते हैं। जैसे Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, F माइनस जो है वो आपका फ्लोराइड बन जाता है। हेलोजन्स या हलाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी होती है -1। और ये जो आपके मेटल्स हैं इनकी वैलेंसी है +2। तो अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑफस्प्रिंग या फीटस जो है उसके साथ कुछ ऐसा होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो हलाइड्स हैं, एक सेकंड गलत पेज खुल गया, एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया, मिसप्रिंट है। एक सेकंड, मेरी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रुकिएगा रुकिएगा। ठीक है, देखो इनका फॉर्मूला हो गया आपके पास में +2, और हलाइड्स का फॉर्मूला, हेलोजन का फॉर्मूला हो गया -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा MX2। M तो आपका हो गया यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, X जो है वो आपका हो गया हेलोजन। तो जैसे कि अगर मैं कैल्शियम लूं और क्लोरीन लूं तो फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का। तो इनके हलाइड्स को नॉर्मली बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, आप इनकी रिएक्शन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्शन वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ में करवा दो। हेलोजन जैसे F2Cl2Br2I2 इनके साथ में करवा दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे अगर आप इनकी रिएक्शंस HCl, HBr, HI
इनके साथ में करवाएं तब भी आपको इनके हैलाइड्स मिल जाएंगे, या इनके ऑक्साइड्स की रिएक्शन HCl HBr के साथ करवाएं तब भी मिल जाएंगे, या इनके कार्बोनेट्स या इनके हाइड्रो ऑक्साइड को HCl HBr इनके साथ में ट्रीट करवाएं तब भी आपको इनके हैलाइड्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ metals react with halogens directly. Alkaline earth metals react with halogens directly, react with halogens directly on heating, on heating to form to form halides of formula, to form halides of formula MX2, MX2, MX2 रिएक्शन लिख दो, M plus X2 gives MX2 और एरो के ऊपर लिख देना हीट, M plus X2 gives MX2 और एरो के ऊपर लिख दीजिएगा हीट। अगला पॉइंट लिखिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल हलाइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल हलाइड्स, अर्थ मेटल हलाइड्स can also be obtained, can also be obtained by the action of, can also be obtained by the action of halogen acids, halogen acids ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं HX, X का मतलब यहाँ कोई हेलोजन है जैसे HCl HBr एटसेट्रा, हेलोजन एसिड्स ब्रैकेट में आपने फॉर्मूला लिख लिया HX ब्रैकेट क्लोज, ऑन मेटल्स कॉमा their oxides कॉमा कार्बोनेट्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो मैं बच्चों रिएक्शंस बोल रहा हूँ, बोर्ड पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं नहीं लिखी है, मैं रिएक्शंस बोल रहा हूँ, आप लोग रिएक्शंस लिख लीजिए। पहले लिखो M प्लस 2HX, M प्लस 2HX gives MX2, MX2 plus H2, MX2 plus H2, MX2 plus H2। दूसरी रिएक्शन MO, MO plus 2HX, MO plus 2HX gives MX2, MX2 plus H2O, MX2 plus H2O। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन MCO3 plus 2HX, MCO3 plus 2HX gives MX2, MX2 plus H2O, H2O plus CO2, H2O plus CO2। नेक्स्ट और आखिरी रिएक्शन MOH whole twice, MOH whole twice plus 2HX gives
MX2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O 2H2O। तो ये आपने देखी कि आप इनकी हैलाइड्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे इनके हैलाइड्स की हम लोग। सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टुवर्ड्स हेलोजेंस। टुवर्ड्स हेलोजेंस सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आपका बीई होगा। सबसे कम रिएक्टिव होता है बीई, बेरिलियम, क्योंकि बच्चों उसका साइज सबसे छोटा है और उसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे कम है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा आपका वो यहाँ पर होगा आरए, रेडियम। पर रेडियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो आरए से जस्ट जो पहले आने वाला एलिमेंट है बेरियम, हम लोग उसको ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बना लो। सबसे कम रिएक्टिव बी और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो आपका बी ए, बेरियम बी। फिर जो आप हेलोजन एसिड ले रहे हो HX, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां HX हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है तब जाकर के रिएक्शन होनी है। तो जिसके केस में बॉन्ड जितना इजीली टूट जाएगा वो उतना ही जल्दी रिएक्ट भी करेगा, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो इस अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोच करके बताओ HF और HI इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। HF और HI इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। HI होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन और उसकी बॉन्ड आराम से तोड़ी जा सकती है। और अगर ये HI की बॉन्ड जल्दी और आराम से टूटी जा सकती है तो इसका मतलब ये ही सबसे जल्दी रिएक्ट भी करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन एसिड्स का बना लीजिएगा। HX हेलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे कम तो बना लेना रिएक्टिविटी किसकी, HF की, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी HI की। तो HF की रिएक्टिविटी सबसे कम है और बेरिलियम की रिएक्टिविटी भी सबसे कम है, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे, कौन, बेरिलियम और HF। तो फिर हम लोग BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड जो है डायरेक्टली जो हमने जो रिएक्शंस लिखी है ना इनसे नहीं बना सकते। तो एक नोट लिखिएगा, देयरफॉर BeF2 therefore BeF2 can be prepared by can be prepared by thermal decomposition of thermal decomposition of thermal decomposition of ammonium ammonium flowberylate flowberylate अमोनियम फ्लोबेरिलेट। तो इस वजह से
आप BF2 को बनाएंगे अमोनियम फ्लो बेरिलेट को हीट करके। और अमोनियम बेरिलेट क्या है, रिएक्शन क्या है, लिख लीजिए बच्चों। NH4 होल ट्वाइस, अमोनियम NH4 इस पूरे का होल ट्वाइस है। NH4 होल ट्वाइस BeF4, NH4 होल ट्वाइस BeF4 गिव्स गिव्स एरो के ऊपर लगा दो हीट, और ये आपको देगा BeF2 प्लस 2NH4F प्लस 2NH4F और जो BeCl2 है ये भी इनडायरेक्टली बनाई जाती है, मतलब डायरेक्टली बेरिलियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा के हम लोग नहीं बना सकते। इसमें हमें बेरिलियम ऑक्साइड लेना पड़ता है और उसकी रिएक्शन कार्बन और Cl2 क्लोरीन के साथ करवानी पड़ती है लगभग 600 से 800 केल्विन तक। तब जाकर के BeCl2 बनता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, बेरियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। बेरियम सॉरी बेरिलियम, सॉरी बच्चों, बेरियम नहीं बेरिलियम। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली, is prepared indirectly, prepared indirectly from its oxide, from its oxide as follows, as follows। रिएक्शन लिखो, BeO प्लस C कार्बन, BeO प्लस C प्लस Cl2 प्लस Cl2 गिव्स, एरो के ऊपर बच्चों टेम्परेचर की रेंज लिख लेना, 600 टू 800 केल्विन। तो ये आपको देगा BeCl2 प्लस CO, BeCl2 प्लस CO, CO। BeCl2 का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। देखो बच्चों, BeCl2 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, एक डायमेरिक स्ट्रक्चर है और एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और जबकि डायमर और मोनोमर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। डायमर टेम्परेचर अप टू 1200 केल्विन तक देखा जाता है, पर अगर 1200 केल्विन से भी टेम्परेचर ज्यादा हो तो मोनोमर जो स्ट्रक्चर जो है इसका BeCl2 का वो देखा जाता है। देखिए BeCl2 एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यही बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी कर लेता है। तो दो तो खुद के थे, आफ्टर शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए टोटल 4। अब हर कोई चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। तो BeCl2 जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बन जाता है। पर जब बहुत सारे BeCl2 एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हों तो क्लोरीन जो मौजूद है BeCl2 में, उस क्लोरीन पर बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें एक एटम अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है किसी दूसरे एटम को।
तो यहाँ BeCl2 में जो क्लोरीन है उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद है, और Be जो है बेरिलियम, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो जब ये BeCl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में एकदम पास पास होते हैं, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के बेरिलियम को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और इस डोनेशन की वजह से इनके बीच बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने डार्क एरोज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाया है। पर जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं लगभग 1200 केल्विन, तो इनमें से बहुत सारी बॉन्ड्स टूट जाती हैं, और सिर्फ दो BeCl2 आपस में जुड़े रह जाते हैं, जिसको आप डायमर, मर का मतलब यूनिट्स और डाई का मतलब टू, डायमर कह देते हो। और अगर आपने टेम्परेचर 1200 केल्विन, 1200 केल्विन से ज्यादा कर दिया, तो सारी बॉन्ड्स टूट जाएंगी और ये अकेला मोनोमर रह जाएगा BeCl2। तो स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 में लिखिएगा, BeCl2 possess different structures. BeCl2 possess different structures in solid and vapor state. In solid and vapor stage. Vapor state. Full stop. In solid state. In solid state, comma, it exists. It exists in the form of it exists in the form of polymeric chain, in the form of polymeric chain, polymeric chain, in which in which each beryllium atom is surrounded by in which each beryllium atom is surrounded by four chlorine atoms, surrounded by four chlorine atoms, और इन चार क्लोरीन में से बच्चों दो तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दो बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फुल स्टॉप। टू ऑफ द chlorine atoms, two TWO, two of the chlorine atoms are bonded by covalent bonds. Two of the chlorine atoms are bonded by covalent bonds, covalent bonds, while the other two, while the other two by coordinate bonds, other two by coordinate bonds, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर बना दीजिएगा अभी सिर्फ सॉलिड स्टेट वाला। स्ट्रक्चर बन जाए तो कमेंट कर देना।
एक कमेंट आ गया बच्चों मेरे पास, बाकी लोग भी कमेंट कर दो अगर बन गया है तो। ठीक है जी। तो ये तो सॉलिड स्टेट की बात हुई। वेपर स्टेट में लिखिएगा, इन द वेपर स्टेट, इन द वेपर स्टेट, कॉमा, however it exists as, however it exists as, it exists as monomer, monomer with a linear structure, monomer with a linear structure above 1200 Kelvin, above 1200 Kelvin, above 1200 Kelvin, full stop, but below 1200 Kelvin, but below 1200 Kelvin, comma, it exists as dimeric structure. It exists as dimeric dimeric structure. दोनों बच्चों डायग्राम आपके सामने है, एक डायमर एक मोनोमर। मोनोमर के नीचे आप लोग लिख सकते हैं अबव 1200 केल्विन, और डायमर के नीचे आप लिख सकते हैं बिलो 1200 केल्विन। दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। बन गया क्या बच्चों? डायमर के नीचे लिख देना बिलो 1200 केल्विन, और मोनोमर के नीचे लिख देना अबाउ 1200 केल्विन। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 की। इन हैलाइड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो हमें लिखनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलाइड्स, ऑफ हैलाइड्स। फर्स्ट पॉइंट, beryllium halides are covalent in nature. Beryllium halides are covalent in nature, covalent in nature, while halides of other alkaline earth metals, while halides of halides of other alkaline earth metals are ionic। तो बेरिलियम की तो कोवलेंट होंगी और बाकी सबकी जो है वो आयोनिक होंगी। अगला पॉइंट,
Beryllium halides are soluble in beryllium halides are soluble in soluble in organic solvents. Soluble in organic solvents. Next, fluorides of fluorides of these elements are insoluble in water. Next, generally, halides of these elements halides of these elements are in the form of hydrates are in the form of hydrates जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाएगा. एग्जांपल MgCl2.6H2O MgCl2.6H2O comma BaCl2.2H2O BaCl2.2H2O. और लास्ट पॉइंट है बेरिलियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. बेरिलियम क्लोराइड फ्यूम्स FUMES मतलब धुआं निकलता है इसमें से. फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइसिस. रिएक्शन लिखो. BeCl2 plus 2H2O BeCl2 plus 2H2O gives BeOH whole twice BeOH whole twice plus 2HCl BeOH whole twice plus 2HCl. ये जो BeOH whole twice है इसके नीचे लिख देना फ्यूम्स. तो जैसे ही मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है BeOH whole twice में कन्वर्ट हो जाता है और इस BeOH whole twice की वजह से उसमें बनने लगती है फ्यूम्स. धुआं जो है उसमें से निकलना शुरू हो जाता है. तो चलिए